हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है। स्टेरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है, कभी इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं, कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं, और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते हैं और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। इसी तरह से RU496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है, फिर रूसेल नाम की एक है, यूक्लेफ नाम की एक है, फिर एक नॉर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस की चीज़ें माताओं बहनों को दी जाती हैं, यूट्रस की, गर्भाशय की मांसपेशियाँ एकदम ढीली पड़ जाती हैं, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया उसके कारण ये हो रहा है। और हज़ारों करोड़ रुपए की लूटमार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों को बेचकर। एक दो चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर में अक्सर मच्छर मारने वाली दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग नामों से बाज़ार में बिकती हैं। कोई जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, आप उसको लगा देते हैं, कोई तो टिकिया के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई तो कॉइल के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉइल के रूप में मच्छर मारने वाली कोई भी दवा इस्तेमाल करें, टिकिया के रूप में इस्तेमाल करें या लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करें, उनमें जो इस्तेमाल होने वाला केमिकल है वो डी एथिलीन है, वो मेल्फोक्विन है और वो फॉस्फीन है। ये तीन खतरनाक केमिकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं, और ये तीनों केमिकल यूरोप और अमेरिका के 56 देशों में बंद है और 20 साल से बंद है। हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते हैं। मैंने कई घरों में देखा 2 महीने के 3 महीने के छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और उनके नज़दीक में वो कॉइल जल रहा है जिसका धुआं नाक के रास्ते से बच्चे के फेफड़े में उतर रहा है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये मच्छर मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को मार देती हैं। कई बार क्या होता है, मच्छर तो इनसे मरते नहीं हैं, मनुष्य मर जाते हैं जिनके लिए ये दवाएँ इस्तेमाल हो रही हैं। और ज़्यादातर इन दवाओं का व्यापार, डी एथिलीन का व्यापार, फॉस्फीन का व्यापार हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है, और वो अंधाधुंध केमिकल इंपोर्ट करके लाके बेच रहे हैं, और भारत की कुछ स्वदेशी कंपनियां भी बनाकर उनको बेच रही हैं। तो आप जरा सोचिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम ये चीज़ें इस्तेमाल करना बंद करिए। फिर आप बोलेंगे मच्छर तो हैं, उनका तो क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी लगा के सोइए। स्वदेशी है, सस्ती है, क्वालिटी में अच्छी है, सारे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मिलती है, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक बार खरीदी तो 20-25 साल चलेगी। और तरह तरह की मच्छरदानियाँ आने लगी हैं। अब तो वो डंडे वाली ज़रूरत नहीं है, एक हुक में लटका दीजिए वो आती है, आप ऐसे खोल के सो जाइए आती है, नहीं तो चादर की तरह से ओढ़ के सो जाइए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मच्छर मारने वाली दवा से तो अच्छी है। मच्छर मारने वाली दवाएं खरीदें, विदेशी कंपनियों को मुनाफा दें, उससे अच्छी अपनी मच्छरदानी है। और आप चाहें तो एक छोटा प्रयोग और करके देख सकते हैं। नीम होता है ना, नीम का तेल बाज़ार में मिलता है, तो नीम का तेल ऐसे जलाएं दीपक के रूप में। एक दीपक ले लें, उसमें रुई की बाती बनाएं, नीम का तेल जला के दीपक को रख दें। वो दीपक जितनी देर जलेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं आएगा। इतना सस्ता और सरल उपाय। नीम का तेल बाज़ार में 30-40 रुपए लीटर मिलता है। 1 लीटर तेल खरीदेंगे, बड़े आराम से 3-4 महीने चलता है। और दूसरा एक तरीका है, गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती और गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्तियाँ भी बाज़ार में अब आ गई हैं, कई गौशालाएँ उनको बनाती हैं, उनको जलाकर आप सो जाइए, वो भी मच्छर को भगाती हैं और क्वालिटी में मच्छर अगरबत्ती से अच्छी। अगर गाय के गोबर की अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाएंगे तो पैसा किसी गौशाला को मिलेगा और उससे गाय की रक्षा होगी, और गाय की रक्षा के बाद अंततः देश की ही रक्षा होने वाली है। और अगर आप मच्छर अगरबत्ती खरीदेंगे तो पैसा किसी विदेशी कंपनी के पास जाएगा और उस पैसे से आपका भी नुकसान, देश का भी नुकसान हो जाए।
मुझे अब आपको इन कंपनियों के बारे में एक और आखिरी बात कहनी है, वो ये कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है उसका ताज़ा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज़ ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका ये है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले एक बर्ड फ्लू आया था उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं, और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है। इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती हैं, छपवाई जाती हैं, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टेमी फ्लू, और जानकारी ये मिली है कि टेमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ, और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं, वो टेमी फ्लू के ग्राहक हो गए। वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टेमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टेमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया। और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा टेमी फ्लू दवा बेचना, जो पिछले 10 साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है, अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज़ इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है। मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत गंभीर है, आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम हैं। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6000 लोग मरे थे।
मात्र 6000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6000 लोग मरे, बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया। सबसे ज़्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था। उसका वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई। 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए। उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसका ये अंदाज़ा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है, और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज़्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए, और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हज़ारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक। तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का। तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली पर हज़ारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। मैं एक आखिरी बात कह के ख़त्म करूँगा कि हम इस बात को याद रखें, इतिहास में हमसे एक गलती हो गई थी। जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने एक विदेशी कंपनी को इस देश में लाइसेंस दे दिया था व्यापार करने का। परिणाम ये हुआ कि जिस कंपनी को जहांगीर ने बुलाया था, उसी कंपनी ने जहांगीर को गद्दी से उतरवा दिया, और वो कंपनी इस देश की मालिक हो गई थी, और 250 साल ये देश उसका गुलाम हो गया। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से आज़ादी पाने के लिए 6,32,781 शहीदों को कुर्बानी देनी पड़ी। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, आशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, ऐसे 7,32,781 शहीद कुर्बान हो गए। और 4.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को परोक्ष रूप से कुर्बानी देनी पड़ी, जो अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण भूख से मर गए, अकाल से मर गए, और अंग्रेज़ों की गोलियां, लाठियां खाकर मर गए, अंग्रेज़ों के अत्याचार से मर गए। बहुत कीमती है ये आज़ादी। एक विदेशी कंपनी के चक्कर में हमने इसको गंवा दिया था। अब दोबारा हम इस आज़ादी को गंवा नहीं सकते, क्योंकि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूटा, सारी दुनिया का कंगाल और भिखारी देश हमको बना दिया। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं होती तो ये अंग्रेज कहते हैं कि सारी दुनिया का समृद्धशाली देश भारत था, सारी दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश भारत था। एक अंग्रेज, मैकॉले का एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वो कहता है कि अंग्रेज़ों के आने के पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले के भारत के बारे में वो कह रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we could ever conquer this country unless we break the very backbone of this country, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for the Indians think that all that is foreign is good and greater, and that there is own. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में आया, एक भी जगह उसने किसी भिखारी को नहीं देखा,
एक भी जगह किसी चोर को नहीं देखा, क्योंकि किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी, चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत धन संपन्न देश ये था, बहुत पैसे वाला ये देश था। 33% निर्यात करता था, 27% से ज़्यादा आमदनी सारी दुनिया की हमारे पास थी, 40% से ज़्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में हम अकेले करते थे। इतना पैसे वाला समृद्धशाली संपन्न देश था, उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंगाल और भिखारी देश बना दिया। अब 5000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आज़ादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान, उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान। तो आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढें और खोजें कि हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे और आधी अधूरी आज़ादी को पूरी आज़ादी में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो। ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे, शक्ति दे, संकल्प दे। इस भावना के साथ आभार, धन्यवाद। तो ये वो चिंतन था जो हमें इस देश के आम जन को और अंतिम जन को देना है और ये समझाना है कि जब भारत गुलाम था तब जो लूटा सो तो लूटा। उस समय करीब हमने 450 लाख करोड़ रुपए अपने देश के लूटते देखे। अपने देश की वो इतनी बड़ी पूंजी लूट करके लेके गए कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के बैठे हैं, हमें आंख दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद कोई कम अत्याचार नहीं हुआ हम पर। आज़ादी के लगभग इन 63 वर्षों में 62 वर्षों का जो आंकड़ा हमारे सामने है वो यह है कि भ्रष्टाचार करके देश का करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने ही वतन के लोगों ने लूटा और व्यापार करके एक भ्रष्टाचार उससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा देश का लूटा। दूसरा व्यापार करके देश को लूटा। अभी आज एक वर्ष में विदेशी कंपनियां अपने देश से करीब 2,32,000 करोड़ रुपए लूट के लेके जा रही हैं। यदि हम 2,32,000 करोड़ रुपए का औसत निकालें और जो हम अपनी गलत नीतियों के कारण से देश का वैभव लूटने दे रहे हैं वो अलग बात है। इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा वैभव है, एक स्वदेशी तंत्र ना होने के कारण से, स्वदेशी सोच ना होने के कारण से, स्वदेशी अर्थव्यवस्था ना होने के कारण से हर वर्ष जो देश का पैसा लूटता है। और इन 60 सालों में आज़ाद भारत में हमने जो देश का वैभव लूटने दिया उसका यदि हिसाब लगाएं तो वो उतना वैभव बैठता है जितना शायद अंग्रेज भी नहीं लूट करके लेके गए। इतना ज़्यादा वैभव, धन, संपदा, संसाधन, ऐश्वर्य हमारा लूटा गया और आज भी लूटा जा रहा है। पहले जो हमारा सोना लूट के गए, आज भी हमारा लोहा, हमारी दूसरी धातुएं वो विदेशों को हम दे रहे हैं, कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। अब मैं इसका सामान्य सा आकलन कर रहा था कि व्यापार के नाम पर जो इन्होंने लूट की है विदेशी कंपनियों ने, उसका यदि इन 60-62 वर्षों का हम हिसाब निकालें तो एक वर्ष का यदि औसत हम 2 लाख करोड़ रुपए भी निकालते हैं तो 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लूट के लेके गए हैं। तो अब हमको ये संकल्प करना है, विदेशी नाम, विदेशी चाम, विदेशी भाषा, विदेशी कलर देख करके ना हम एकदम से प्रभावित हो जाते, ये भगवान आ गया, देवता आ गया है। अभी तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, नहीं तो थोड़े दिनों पहले विदेशी लड़कियों से शादी भी करने लग गए थे। अभी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। भारत की माँ बहन बेटियां जितनी वफादारी रिश्तों में निभाती हैं, दुनिया की कोई माँ बहन बेटी वैसा वफादारी नहीं निभाती है। ये तो पूरी दुनिया के सामने है बात है? हमें चमड़ी विदेशी पसंद आती है, बहू भी विदेशी, चिड़िया विदेशी, चमड़ी विदेशी, चिड़िया भी विदेशी रखते अपने घरों में, तोते विदेशी रखते अपने घरों में, गधे विदेशी ले आए हम, ऊंट विदेशी ले आए हम, और शुअर विदेशी ले आए हम, घोड़े विदेशी ले आए हम। हाँ, घोड़े, गधे, कुत्ते विदेशी रखते अपने घरों में हम, बिल्लियां विदेशी रखते हैं। हाँ,
एक कुत्ते बिल्ली अपने देश के पालो और अपने देश का कुत्ता ज्यादा वफादार होता है। कुत्ता ही पालना है तो अपने गांव का पालो, अपने देश का पालो। गाय अपने देश की पालो, गाय भी विदेश से ले आए हम, भैंस भी विदेश से ले आए। अपने देश की भाषा पर गौरव करो। मैं तो कहता हूं, फिर से आह्वान करता हूं कि बड़े लोगों को प्रयत्न करके अपनी बात को अपनी राष्ट्रीय भाषा और भारतीय भाषाओं में ही कहना चाहिए। बड़े लोग जैसा करेंगे, छोटे तो उसका अनुसरण करेंगे। अपना काम हमें राष्ट्रीय भाषा हिंदी और प्रांतीय भाषा भारतीय भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया आदि अपनी भारतीय भाषाओं में अपना व्यवहार करना चाहिए, अपना व्यापार करना चाहिए। हम अपनी भाषा को सम्मान देंगे, अपनी वेशभूषा को सम्मान देंगे। भारतीय वेशभूषा पहनने में हमको शर्म नहीं अपितु गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। पूरे देश में ऐसा विचार हम पैदा करेंगे, ये संकल्प है हमारा। बीमार पहली बात तो पड़ेंगे ही नहीं। कोई अपनी भूल से बीमार हो भी गए तो 99% बीमारियों का इलाज योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में है। हम आग्रह करके, आग्रह पूर्वक इस बात को अपने जीवन में निष्ठा पूर्वक निभाएंगे कि पहली बात तो हम योगाभ्यास आदि करेंगे, बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और यदि किसी भूलवश हम बीमार भी हो गए तो हम अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति से ही, भारतीय भेषज से ही अपना इलाज कराएंगे। ऐसा भी हमें आग्रह रखना है। भेषज भी भारतीय, भाषा भी भारतीय, भाव भी भारतीय, भूषा भी भारतीय, भोजन अपना भारतीय होगा, ये भजन भी भारतीय होगा। ये क्या बोलते हैं डिस्को और क्या धुड़ुम धुड़ुम करते रहते हैं ये सब। अभी तो क्या हो गया, WHO जो है वो एक तरह से दवा कंपनियों का एजेंट हो गया है। दवा कंपनियों का एजेंट का काम कर रहा है कमोबेश WHO। करीब 50 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जो करते हैं। हम योग और आयुर्वेद पर आगे इतना अनुसंधान करें, देश के लोगों का थोड़ा सहयोग यदि हमें मिला तो पूरी दुनिया में एक ऐसी नई चिकित्सा पद्धति विकसित कर देंगे कि पूरी दुनिया के लोग उससे आरोग्य पाएंगे। योग से, आयुर्वेद से, नेचर से, प्रकृति से, निर्दोष पद्धति। दुनिया के 650 करोड़ लोगों को हम आरोग्य देंगे, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे और फिर से वापस पूरी दुनिया, भारत जिन मूल्यों और आदर्शों पर चलता रहा और विश्व का मार्गदर्शन नेतृत्व करता रहा, भारत को उसी स्वर्ण युग में पुनः ले जाना है। भारत का वैभव और अपनी आंखों के सामने माँ भारती का यह वैभव लौटे। हम अपनी आंखों से माँ भारती का खोया हुआ अतीत का गौरव देख पाएं, ऐसा हमको भारत बनाना है। स्वदेशी का पूर्ण आग्रह है। चिकित्सा में, शिक्षा में, शासन में, न्याय में, अर्थव्यवस्था में स्वदेशी का पूर्ण आग्रह हमको रखना है और ऐसा भारत बनेगा। आइए एक बार फिर से हृदय की संकल्प को दोहराते हैं और ये पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के खिलाफ एक आवाज हम पूरे देश में उठाएंगे, देश को जगाएंगे और देश का, गांव का आम आदमी, अंतिम आदमी भी जागेगा, मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी जागेगा और हर देशभक्त के भीतर से जब ये आवाज उठेगी कि अब मैं देश को लुटने नहीं दूंगा, देश का मैं गद्दार नहीं, देश का वफादार मैं सिपाही हूं, मुझे अपने इस भारत को बचाना है, बस स्वदेशी को अपनाना है, जागने का वक्त आ गया। चलिए झूमते हुए गाते हैं और ये संदेश जन जन तक हम लेकर के जाएंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। देश के लोगों के बीच में यह आवाज हम गूंजने देंगे। जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। देश की मिट्टी से हमने जन्म पाया है। ये जीवन यदि इस वतन के काम आता है, इससे बड़ा और सौभाग्य जीवन का कुछ नहीं हो सकता। आइए गाते हैं। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरज
दिलों में उठ गया, जो झकोर कर जगा गया, जगा गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुके, मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुके। काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुके, काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुके। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया।